हेलो एवरीवन। आई होप कि आपने घर जाके हेनरीज लॉ एक बार वापस से ज़रूर रिवाइज़ किया होगा। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास हमने हेनरीज लॉ में क्या पढ़ा था? हमने हेनरीज लॉ में पढ़ा था कि जैसे ही हम प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैसेस मॉलिक्यूल्स जो वेपर फॉर्म में है वो कहाँ आ जाते हैं? लिक्विड के अंदर आ जाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाना बोलते हैं, गैसेस का लिक्विड में डिज़ोल्व होना। ठीक है, तो प्रेशर इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स होता था। एक्स यहाँ पे मोल फ्रैक्शन होता था, के एच हेनरीज लॉ कांस्टेंट होता था और पी जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता था। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर जब हम कांस्टेंट रखते हैं तो के एच का वैल्यू अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो एक्स का वैल्यू डिक्रीज़ होगा। अगर हम पी कांस्टेंट रख के के एच इंक्रीज़ करेंगे तो एक्स क्या होगा? अब ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होगा। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने जाने थे कि एज द वैल्यू ऑफ के एच इंक्रीजेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर देन वैल्यू ऑफ एक्स डिक्रीजेस, यानी ये एक्स क्या होता था? डिक्रीज होता था। एक्स क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन लिक्विड। तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो लिक्विड में डिजॉल्व है वो क्या हो जाता था? कम हो जाता था। हेंस गैस स्टार्ट्स कमिंग आउट ऑफ द सोल्यूशन, मतलब जो गैसेस डिजॉल्व थे वो बाहर आना चालू हो जाते हैं। इसका मतलब क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो डिजॉल्व है वो कम होने लगता है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि के एच ऑफ गैस जो है नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। फिर के एच जो है टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है। ये एक्सपेरिमेंटल पॉइंट था कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज वैल्यू ऑफ के एच ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, फिर वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, जैसे हम जानते हैं कि अगर हम एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन ले, मतलब कि कंटेनर में या तो सिर्फ हीलियम रखे, सिर्फ नियॉन रखे, या सिर्फ आर्गन रखे, या सिर्फ हाइड्रोजन रखे, तो उस केस में जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के बराबर ही होता है। लेकिन अगर हम मिक्सचर ऑफ गैसेज लेते हैं, मतलब उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन सब मिला दिया हमने, तो जो एक्सटर्नल ओवरऑल प्रेशर है वो सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ गैसेस के बराबर होता है। मतलब सब का गैस के प्रेशर का सम कर देते हैं, तो वो किसके बराबर हो जाता है? एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। जो बाहर से पिस्टन टोटल प्रेशर लगा रहा है उसके बराबर हो जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि कोई भी थ्योरी कोई काम का नहीं है अगर आप उसके एप्लीकेशंस नहीं जानते हैं, उसके क्वेश्चंस नहीं बनाते हैं, क्वेश्चंस बनाना नहीं जानते। ठीक है, तो आज की क्लास में हम उसके एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे, उसके एक दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस एज यूजुअल फ्रॉम, जैसा कि हमने सॉलिड स्टेट में किया था कि पहले थ्योरी कंप्लीट करने लेने के बाद क्वेश्चंस करते थे चैप्टर के एंड में, वैसे ही मैं इसमें भी कराऊंगा। बट इस सॉल्यूशन चैप्टर में कुछ कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स है वो साथ में भी करा दूंगा। ठीक है, तो बढ़ते सबसे पहले एप्लीकेशंस की तरफ। तो सबसे पहले एप्लीकेशन है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। देखिए, आपको याद होगा कि आप जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में फिल्ड होता है। आपको भी पता है क्योंकि जब आप कैप खोलते हैं तो उसमें से बहुत सारी गैसेस फटाफट निकलती है। बहुत सारी नहीं, वो एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है जो फटाफट से निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन गैसेस होती हैं। नाइट्रोजन गैस वो ख़राब ना हो जाए, ऑक्सीडाइज ना हो जाए, उसके लिए इनर्ट नेचर प्रोवाइड करने, इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके टेस्ट और अलग अलग फैक्टर्स को बढ़ाने के लिए होता है, यूज़ होता है। लेकिन अब गैसेस जो हम जानते हैं कि डिज़ोल्व तो होती नहीं है सॉल्यूशंस में इतनी आसानी से, तो हम क्या करते हैं उसको बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में उसको सील कर देते हैं। बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लगा देने से क्या हो जाता है कि जो गैसेस है, हमने हेनरीज लॉ में पढ़ा है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने से जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस इन सॉल्यूशन है वो बढ़ जाती है, मतलब गैस क्या है? डिज़ोल्व होना चालू हो जाती है। तो इसलिए जब हम बहुत हाई प्रेशर में उसको सील करते हैं तो गैसेस डिज़ोल्व हो जाती है। और जब हम कैप्स को खोल देते हैं तो अचानक से जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है और जो हाई प्रेशर था वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण गैसेस जो है ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाती है, मतलब बाहर निकलने लगती है। ठीक है, तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड का फंडा। और दूसरा आता है फिर स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स भाई इन लोगों का क्या फंडा है? देखिए, स्कूबा डाइवर्स आप जानते हैं कि गोताखोर जो होते हैं वो जब समंदर के अंदर जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं। क्यों? ताकि उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जब गोताखोर नीचे जाते हैं, जब स्कूबा डाइवर्स अंडर द वाटर जाते हैं, डीप अंडर वाटर, देन द ड्यू टू डेंसिटी एंड मास ऑफ वाटर द प्रेशर
ऑन देयर बॉडी ग्रेजुअली इंक्रीजेज। जैसे जैसे वो डीप जाएंगे उनके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, उनके माथे पे प्रेशर, उनके ब्लड वेसल्स और बॉडी पे प्रेशर वो बढ़ते जाता है, जिसके कारण क्या होता है जब वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर से थ्रू अ मास्क, देन जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है ना ब्लड में वो ज़्यादा होता है। मतलब जितना अप्रोप्रिएट अमाउंट हम डिज़ोल्व होना चाहिए ऑक्सीजन का, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो जाता है। तो अब आप लोग को लग रहा होगा अच्छा बात है यार, ऑक्सीजन तो नेसेसिटी होता है बॉडी का और ज़्यादा ऑक्सीजन तो ज़्यादा बेटर होता है। हाँ सही बात है, ज़्यादा ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो जा रहा है, प्रॉब्लम वो नहीं है। लेकिन जब स्कूबा डाइवर्स आफ्टर इनहेलिंग अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन जब आउट ऑफ द मतलब अबव द सी आते हैं, मतलब सी के लेयर की तरफ आते हैं, तो क्या होता है प्रेशर जो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था वो अचानक से वापस से घटना चालू हो जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेशर घटने से अब जो ऑक्सीजन एक्स ज़्यादा अमाउंट में डिज़ोल्व थे वो क्या होंगे, बाहर आने लगेंगे। अब देखिए जो वेन्स होती है वो तो पूरी टाइटली पैक्ड होती है, ठीक है, टाइटली पैक्ड है। अब उसमें प्रेशर कम हो जाने की वजह से ऑक्सीजन क्या मॉलिक्यूल्स उसके बाहर आने लगता है। अब देखो यार, सील्ड पाइप की तरह एक सील्ड वेन होती है, उसमें कोई भी वॉल्यूम गैप नहीं होता, कोई भी एयर गैप नहीं होता, उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लड पूरा टाइटली फ्लो कर रहा होता है। अब उसमें अचानक से बबल्स बनने लगते हैं, तो बबल्स निकलेंगे कैसे उन वेन्स के बाहर? उनके पास एक ही जरिया है, या तो वेन्स को फाड़ दे या तोड़ दे। तो भाई सीधा सा बात है, अगर बबल्स अब बननेंगे तो उनको दर्द होना ही है, क्योंकि वो फाड़ने और तोड़ने की कोशिश करेंगे हमारे वेन्स को। डेट्स वाई इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेंड्स, ठीक है। तो ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होता है इसी कारण, और ये इतना डेंजरस होता है कि आदमी आसानी से मर भी सकता है। इसलिए जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं उनके गैस सिलेंडर में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं और भी बहुत सारी गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन हो गया वगैरह वगैरह हम लोग फिल करके, हीलियम हो गया, हम लोग उसे फिल करके एक साथ मिक्स करके डालते हैं, ताकि नाइट्रोजन गैस वगैरह जो डिज़ोल्व नहीं होती इतना आसानी से, इसीलिए, ठीक है। तो अगला हमारा आता है एनॉक्सिया। तो एनॉक्सिया क्या है? एनॉक्सिया एक कंडीशन है, मेंटल कंडीशन बोले या फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशन बोले, वो बीमारी है जो हम हाई एल्टीट्यूड्स में जाते हैं तब होता है। आप जानते हैं कि जो माउंटेनर्स होते हैं वो हाई एल्टीट्यूड्स में जब क्लाइंब करते हैं तो आफ्टर गोइंग हाई टू द एल्टीट्यूड द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेज एंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो डिक्रीजेज इन द एटमॉस्फेयर। इसके कारण हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। डीप अंडर द वाटर क्या होता है? उल्टा ही होता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होने से अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व होने लगता है ब्लड में। लेकिन अप जाते जैसे हम माउंटेन्स की तरफ हाई एल्टीट्यूड्स में, तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है बॉडी में, जिसके कारण कभी कभी हमारे नोज से ब्लीडिंग होने लगता है। और कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होने के कारण हमारा ब्रेन भी जो है ठीक से वर्क नहीं कर पाता है, फंक्शन नहीं कर पाता है। बहुत बार हमें वॉमिटिंग भी होते हैं और बहुत सारे मतलब सिम्टम्स हमें दिखाई देने लगते हैं बीमार होने के, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एनॉक्सिया, ठीक है। ये भी हेनरीज लॉ पे ही है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है तो एक्स का वैल्यू भी डिक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि प्रेशर कम होगा तो अमाउंट ऑफ गैसेस जो है वो भी डिक्रीज़ करेंगे, क्योंकि के एच तो कांस्टेंट ही है, के एच तो यहाँ पे वेरी नहीं कर रहा, क्योंकि के एच जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर वेरी करेगा तभी, और टेम्परेचर हम इस केस में कांस्टेंट लेके चलते हैं, ठीक है। तो अब हमारा अगला टॉपिक यहाँ पे हमें दिख रहा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब ये तो मैंने आपको पहले बताया था, जैसा कि आपको याद होगा, बार बार बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाने से वैल्यू ऑफ के एच क्या होता है, बढ़ता है। अब देखिए जो सी वाटर बॉडीज़ होते हैं, सीज हो गया, लेक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, गर्मियों के टाइम में उनका जो टेम्परेचर है, उनका जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो क्या होता है, नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। गर्मी का मौसम है भाई, तो टेम्परेचर नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, तो ज़्यादा होने के कारण उसका के एच का वैल्यू ज़्यादा होगा, जनरल से नॉर्मल से के एच का वैल्यू ज़्यादा होगा गर्मी के टाइम में, तो के एच बढ़ा। लेकिन पी प्रेशर जो है यहाँ पे, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। प्रेशर यहाँ पे कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहता है जनरली, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन के एच का वैल्यू टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ रहा है, तो एक्स का जो वैल्यू है पी इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स, जैसा कि हम जानते हैं पी इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स होता है। पी हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कांस्टेंट है, के एच का वैल्यू टेम्परेचर बढ़ गया गर्मी के टाइम में, इसलिए के एच भी बढ़ गया, तो एक्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक्स डिक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या है, जो ऑक्सीजन, जो वाटर बॉडीज़ में ऑक्सीजन हम जानते हैं कि जो इनहेल हो करते हैं फिश और एक्वेटिक एनिमल्स, तो वो जो ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड है गैस, वो क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा।
प्रेशर कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है तो के एच का वैल्यू बढ़ेगा। के एच का वैल्यू बढ़ेगा तो एक्स का वैल्यू डिक्रीज होगा, क्योंकि पी जो है कांस्टेंट है। तो एक्स का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन द वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो डिजॉल्व्ड है वाटर में वो कम हो रहा है। तो फिशेज और एक्वेटिक एनिमल्स जो है उनको अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिनके कारण बहुत सारे फिशेज और एक्वेटिक एनिमल्स मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, उनका समय काल संपूर्ण हो चुका होता है उस समय। मतलब कुल मिला के हम इतना समझ लें कि जो कोल्ड वाटर होते हैं उनमें टेम्परेचर कम होता है, इसलिए के एच भी कम होता है, और एक्स ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, इसलिए कोई भी एक्वेटिक एनिमल कोल्ड वाटर में रहना ज़्यादा प्रेफर करती है रैदर देन हॉट वाटर। अब इस पैराग्राफ में एक्चुअली दिया हुआ क्या है? ली चैटलियस प्रिंसिपल और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेस के बेसिस पे टेम्परेचर बढ़ाने से किस साइड जाता है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाता है रिएक्शन, उसके बारे में बताया गया। वो हमने आपको पिछले लेक्चर में बता ही दिया है। और हमने ये भी बताया आपको कि इसके ऊपर बहुत ही डिटेल्ड और एक्सक्लूसिव लेक्चर अकेले इक्विलिब्रियम में वापस से आएगा। इस चैप्टर में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है ही नहीं, जितना ज़रूरत था उससे ज़्यादा मैंने पिछले लेक्चर में बताया है। आगे हम इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ेंगे, फ़िलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा सारा एप्लीकेशन किसके ऊपर? हेनरीज लॉ के ऊपर। अब हम आते क्वेश्चंस पे। सो हमारे पास पेज नंबर 40 में एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन दिया हुआ है हेनरीज लॉ पे, सॉल्व्ड। देखिए, इफ N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas would be dissolved in 1 liter of solution? Assume that nitrogen exerts a partial pressure of 0.987 bar. Given Henry's law constant of N2 is 76.48 kilobar at 293 Kelvin. ठीक है, तो आप देख सकते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब के एच का वैल्यू कितना है? जो है वही है, मतलब कांस्टेंट ही है के एच का वैल्यू। अब देखिए हमारे पास यूज़फुल डेटा क्या क्या है। 1 लीटर वाटर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 0.987 बार, और द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज 76.48 किलो बार। ठीक है, तो हम जानते हैं अगर हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है, इसका मतलब हेनरीज लॉ को यूज़ करना है। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ P इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स। ठीक है, P इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स होता है, हम जानते हैं। अब हमें निकालने क्या बोला है? मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, इसका मतलब हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। अब देखिए नाइट्रोजन किस में डिजॉल्व है? वाटर में डिजॉल्व है। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, हमेशा ही केमिस्ट्री में अंडरस्टूड होता है कि वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है। वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है। तो मास क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तो मास ऑफ वाटर कितना होगा? डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 1 लीटर दिया हुआ है, और डेंसिटी ऑफ वाटर तो 1 होता ही हम जानते हैं। तो मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी हो गया 1 ग्राम पर लीटर, और वॉल्यूम हो गया 1000 ml। तो हमारे पास मास ऑफ वाटर कितना हो गया? 1000 ग्राम हो गया। ठीक है, आप समझ रहे हैं? मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml एंड वॉल्यूम इज 1000 ml। तो मास ऑफ वाटर हो गया 1000 ग्राम। अब हम जानते हैं मोल्स ऑफ वाटर क्या होगा? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास ऑफ वाटर यहाँ पे कितना है? 1000 ग्राम, और मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है? 18 होता है। तो मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? 1000 बाई 18, 1000 अपॉन 18। तो ये 1000 अपॉन 18 का वैल्यू होता है 55.55, जो यहाँ पे डायरेक्टली एनसीईआरटी ने यूज़ किया है। तो एक बात नोट करने का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको हमेशा याद रखना है कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर 1000 अपॉन 18 फॉर 1 लीटर ऑफ वाटर होता है, जो कि 55.55 के बराबर होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा हम जानते हैं P इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स। अब x हमें निकालना है, क्योंकि मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमें निकालना है, और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमें पता है। तो x क्या हो जाएगा? a अपॉन ए प्लस 55.55 हो जाएगा। a अपॉन ए प्लस 55.55। a क्या हो गया? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो a अपॉन ए प्लस 55.55, ये हो गया क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। अब P इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स में हम x का वैल्यू ये बैठा देंगे। P का वैल्यू हमें पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है कितना? 0.987 बार, और के एच का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 76.48 किलो बार। किलो है तो इसको
1000 से मल्टीप्लाई ज़रूर कर दें। तो अगर हम ये सारा डेटा बैठा देंगे तो ये अननोन क्या है, ए है सिर्फ, तो ए का वैल्यू नहीं आ जाएगा। वही चीज़ इसमें किया है, देखिए x इक्वस टू पी अपॉन के एच, यानी p इक्वस टू के एच इंटू एक्स यूज़ किया है। तो p अपॉन के एच इन्होंने निकाल लिया इतना। अब 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेन्स 55.5 मोल ऑफ इट, therefore n represents the number of moles of N2 in the solution। तो x का वैल्यू इन्होंने अलग से क्या रखा है, n अपॉन n प्लस 55.55, जो कि मोल फ्रैक्शन है। अब ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो इन दोनों को इक्वल कर दिया गया है, इन दोनों को इक्वल कर दिया। यहाँ पे देखिए n जो है मिली मोल्स है, मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बोला है, मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बोला है, तो 55.55 के कंपैरिजन में ये बहुत ही छोटा होगा, n बहुत छोटा होगा इन कंपैरिजन टू 55.55, क्योंकि n किस में है, मिली मोल्स में है, बहुत कम है, इसलिए इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया एनसीईआरटी ने। तो ये हो गया n अपॉन 55.55, ये इसके बराबर हो गया। इसको यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास वैल्यू ऑफ n आ गया, और वही हमें चाहिए था। कितना आ गया, 0.716 मिली मोल में बनाने के लिए उसे 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। सो इट वॉज जस्ट एन ईजी क्वेश्चन। आप एक बार नहीं भी समझ आया तो आप फिर से देखिए, आपको ज़रूर समझ आ जाएगा, 100% श्योर। इसी तरह करके इन टेक्स्ट के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है, S2 गैस यहाँ पे दिया हुआ है। इस केस में जो 26 नंबर क्वेश्चन है उसमें एक चीज़ और अंडरस्टूड है, जैसे कि यहाँ पे STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP इज़ ऑलवेज 0.98 बार, तो ये आपको लेके चलना है खुद से, ठीक है। STP में जो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर होता है 0.98 बार होता है, तो ये आपको खुद से अंडरस्टूड रख के आगे बढ़ना है। आप ही दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व ज़रूर कर ले, आसान सा क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। और 10 to the power 5 पास्कल इक्वल्स टू 1 ATM होता है, 10 to the power 5 पास्कल इक्वल्स टू 1 ATM होता है। ये डेटा आपको ज़रूरत पड़ेगा, आप इसे ज़रूर सॉल्व करें। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप लिंक में दिया हुआ है, उसे ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1.5 लाख रुपए का मटेरियल। कितना बार बोलूँ भाई, ज्वाइन कर ले, ठीक है, ज्वाइन कर लेना। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको वहाँ मिल जाएगा। थैंक यू फॉर हैविंग पेशेंस।